नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, यही है अफगानिस्तान की तस्वीर। अफगानिस्तान का मुकद्दर मुल्ला बरादर। दरअसल अफगानिस्तान की यह तस्वीर आप देख लीजिए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही काबुल से यह बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। कई तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो विचलित कर रही हैं और यह त्रासदी की तस्वीरें अपने आप में इस वक्त अफगानिस्तान की सारी कहानी बयां कर रही हैं। ये जो आप इस वक्त तकरीबन 11 लोग देख रहे हैं इस प्लेन के ऊपर देखिए, यूएस एयरफोर्स यानी कि अमेरिकी एयरफोर्स का यह विमान और इस पर अफगानिस्तान के आम नागरिक इस पर लटकने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपना मुस्तकबिल कहीं ना कहीं सुरक्षित और महफूज चाहते हैं। ये 11 लोगों की जो आप इस वक्त लाल घेरे में तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने प्लेन के अंदर जगह ना मिलने के बाद इस प्लेन के पहियों पर लटकने की कोशिश की और इसके बाद की जो तस्वीर सामने आई, हालांकि वो तस्वीर पहले आ गई थी, ये तस्वीर बाद में आई, लेकिन असल में घटनाक्रम ये है कि पहले ये तस्वीर सामने आई और ये हुआ कि यहाँ पर लोगों को जब प्लेन के अंदर जगह नहीं मिली तो लोग इस तरीके से प्लेन के ऊपर ही लटकने को मजबूर हो गए, लटक गए, ये सोचकर कि शायद इसी के जरिए वो अफगानिस्तान और उसका जो स्याह मुस्तकबिल इस वक्त नजर आ रहा है, उस स्याह मुस्तकबिल से निकल करके अब वो किसी बेहतर और रोशनी वाली जगह पे जा पाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दरअसल वो मौत की आगोश में जाएंगे और ये वाकई मौत को दावत देने वाली स्थिति है। अंदाजा लगाइए कि अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये यहां रुक गए तो भी इनका अंजाम मौत ही है। और इसी तरीके से जब ये इस प्लेन पर लटक करके आगे जा रहे थे तो उस वक्त त्रासदी की वो तस्वीर सामने आई जो शायद दुनिया ने आज से पहले कभी देखी ही नहीं थी। जी हां, वो तस्वीर जब प्लेन के ऊपर से, उड़ते जहाज पर से इंसान टपकते दिखाई दिए। जी हां, एक एक करके हमने वो तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे बाकायदा जो आम नागरिक हैं जो इस प्लेन के पहियों पर लटक गए थे, ये सोच करके कि शायद वो अफगानिस्तान से परवाज भर के कहीं दूर निकल जाएंगे और तालिबान का जो शासन है उसकी सरपरस्ती में ना रहकर अपना मुस्तकबिल सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन उनका मुस्तकबिल इसके कुछ मिनटों के बाद ही दरअसल ये रहा कि वो मौत की आगोश में समा गए और नतीजा ये निकला, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जब इस प्लेन पर से लोगों का हाथ छूटा, क्योंकि जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाएगा जाहिर सी बात है ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाएगा और एक पहिए पर कई लोग लटके हुए, क्या स्थिति रही होगी उस मंजर को जरा अपने अंदर और उस मंजर को एक बार अपने जहन में डालने की कोशिश कीजिए कि अफगानिस्तान में इस वक्त कितना अफरा तफरी का आलम है। एक प्लेन रनवे पर दौड़ रहा है और चारों तरफ इंसानों की भीड़ है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब एक प्लेन रनवे पर इस तरह से दौड़ रहा हो और सैकड़ों लोगों की भीड़ इस तरीके से उसके चारों ओर हो, और न सिर्फ चारों ओर लोगों की भीड़ हो बल्कि उन पहियों पर, जिन पहियों पर वो चल करके आगे परवाज भरेगा, टेक ऑफ करेगा, उस पर भी लोग लटके हुए हैं। और उसके बाद की स्थिति ये हुई कि चंद मिनटों बाद जैसे जैसे प्लेन ऊपर गया, लोगों का ऑक्सीजन लेवल, जो नीचे लटके हुए थे उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा और उनकी पकड़ इन पहियों पर से टूट गई, छूट गई और फिर वो एक एक करके इस पर से टपकते गए। और स्थिति ये रही कि बाद में खबरें आई कि तमाम जो दूसरे इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, उनकी छतों पर कई शव पाए गए हैं। तकरीबन 3 लोगों की मौत की बात अभी तक सामने आई है जो प्लेन से गिर करके मारे गए हैं। इस बीच लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि दरअसल जो काबुल एयरपोर्ट है वहां पर पूरा कब्जा इस वक्त अमेरिकी फोर्सेस का, अमेरिका का है। और अमेरिका दरअसल कोशिश कर रहा है कि वो अपने नागरिकों को वहां से इवैक्यूएट कर ले, वहां से वो सुरक्षित निकाल ले जाए। और इसीलिए यूएस आर्मी का यह विमान वहां से टेक ऑफ कर रहा था। लेकिन जो आम अफगानिस्तानी थे वो ये चाहते थे कि वो तालिबान की सरपरस्ती में और उसकी हुकूमत में आइंदा अगली सुबह ना देखें, इसलिए वो अपनी जान पर खेल करके इस प्लेन पर सवार हो गए। अंदर जगह नहीं मिली तो बाहर लटक गए। ये तस्वीर देख लीजिए और ये त्रासदी की तस्वीर है। हर त्रासदी की एक तस्वीर सामने आती है और वो ऐसी तस्वीर होती है जो इस पूरी त्रासदी की छाप छोड़ जाती है और वो सालों साल, दशकों तक याद रह जाती है। और ये वही तस्वीर है। हम और आप उस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं जो आज से कई सालों बाद
ऐसे ही याद किया जाएगा, एक बड़ी त्रासदी के तौर पर याद किया जाएगा। लेकिन हमने 1996 से लेकर के 2001 तक का भी दौर देखा, जब तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान पर काबिज था। उस वक्त अफगानिस्तान सबसे स्याह दौर से गुजरा था। उस वक्त हमने देखा था कि किस तरीके से सरेआम महिलाओं को कोड़े मारे जाते थे, किस तरीके से तमाम जो तालिबानी लड़ाके और तालिबानी हुकूमत के जो हुक्मरां थे वो कितनी बर्बरियत अपनी ही जनता पर ढाते थे। लेकिन उसके बाद अमेरिकी फोर्सेस आई, अमेरिका ने एक तरीके से अफगानिस्तान में डेरा डाला। 20 सालों तक कई लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन इस दौरान अमेरिका के भी तकरीबन 2300 सैनिक मारे गए, अफगान फोर्सेस के भी 65,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। लेकिन आम अफगानिस्तानियों की भी लगातार मौत होती गई। आंकड़ा तो यहां तक कहता है कि 1 लाख से ज्यादा आम नागरिक मारे गए इस 20 सालों के दौरान। लेकिन तालिबान पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। और याद कीजिए ट्रंप के कार्यकाल में कैसे अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते का भी वो वक्त सामने आया, जब तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता हो गया था। क्योंकि लगातार यह माना जा रहा था कि अमेरिका भले ही अपनी फोर्सेस के दम पर लगातार वहां की सरकार को समर्थन दे रहा है और वहां से तालिबान को उखाड़ फेंकने की कोशिश में है, लेकिन असल में वक्त बीतने के साथ साथ अमेरिका की ही सांसें फूलती गईं। और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, वैसे ही अमेरिका ने वहां से अपनी सेनाएं बुला ली। तो जरा आप ये तस्वीरें देख लीजिए और इन तस्वीरों से स्थिति का अंदाजा लगाइए। ये भयंकर अफरा तफरी का माहौल, हालात इतने बिगड़े हुए कि लोग चलते हुए प्लेन में ही चढ़ने लगे और हवा में टेक ऑफ करने के ही नीचे गिर गए। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये काबुल की तस्वीरें हैं। अलग अलग हमने 9 तस्वीरें भी आपको दिखाई। एयरपोर्ट पर कैसे अफरा तफरी थी, आसमान से कैसे लोग गिर रहे थे, काबुल रनवे पर आपाधापी कैसे बची हुई थी, और अपाचे से खाली रनवे भी कैसे हुआ, और जगह जगह पर जो चेक पोस्ट थे, तमाम जो टीवी स्टूडियो थे, उस पर भी तालिबान का कब्जा। तालिबान अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा न्यूज चैनल माना जाता है, टोलो न्यूज, उस पर भी किस तरीके से तालिबान का कब्जा हो गया वो देखने को मिल रहा है। उसकी भी अपडेट लगातार सामने आ रही है। चलिए, ये स्थिति तो है और वहां से आ रही तमाम स्थितियों पर, तस्वीरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस बड़ी कवरेज पर हम आपको लगातार अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से आपको बाखबर कराते रहेंगे और इसी पर जरा हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। कर्नल करण खरब, रिटायर्ड जो डिफेंस एक्सपर्ट है, वो मेरे साथ जुड़ गए। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। और कैप्टन देवनाथ, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा कि ये जो तस्वीरें हैं, अगर हम वहां के हालात के बारे में जो देख रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल देख रहे हैं, मुस्तकबिल तो और ज्यादा स्याह और गहरा नजर आ रहा है। इन तस्वीरों से यही नजर आता है। बहुत ही भयावह है। अफगान गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, खासतौर से जो कि आर्मी में काम करते थे या अफगान पुलिस में काम करते थे या इंटीरियर मिनिस्टर में थे, वो सब अब भय और पैनिक से अफगानिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही तालिबान का कब्जा पूरी तरह से अफगानिस्तान और अब काबुल पे हुआ, उन लोगों को चुन चुन कर तालिबान सूली पर लटका लगी और उनका गला रेत कर या तलवार से उनका गला अलग कर दिया जाएगा। खासतौर से उन अफगान सिटीजन ने जो कि मिलिशिया के पार्ट थे या इंटरप्रेटर्स थे यूएस आर्मी के साथ, उनको तालिबान दगाबाज मानती है। उनको एज ए कोलाबोरेटर तालिबान ढूंढ ढूंढ कर उनके घर से निकाल निकाल कर सड़कों पर लाकर कंगारू कोर्ट में उनका कोर्ट मार्शल करके उनको कोड़े मारते मारते उनके गले में
फंदा लटका देंगे या उनको AK-47 के ट्रिगर बस से उनको वहीं पर बुरी तरह से मार डालेंगे। इसलिए अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। फर्स्टली, तालिबान का जो गवर्नमेंट है या उनके जो लोग जो कि अभी भी विदेशी सरकारों के साथ संपर्क में है, उनके साथ एक तरह की डायलॉग की जाए। उस डायलॉग से यह स्थिर किया जाए कि मौजूदा हालत में तालिबान विदेशी नागरिकों को अफगानिस्तान, कंधार, मज़ार शरीफ, काबुल यहां से इवैक्यूएट करने की परमिशन देगा। यह बहुत जरूरी है कि तालिबान इस वक्त वहां की जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, वहां का जो ग्रीन जोन है, वही है वहां पे बिल्कुल। देखिए कैप्टन देवनाथ, ये होना चाहिए, ये आप जो कह रहे हैं वो आइडियली यही होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होगा ग्राउंड पर? क्या ऐसा मुमकिन है? तालिबान जो कह रहा है क्या उस पर वो अमल भी करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन कैप्टन खरब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ये जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें विचलित करने वाली पूरी दुनिया जो इसे देख रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पर तो इसको पनाह देने वाले, अगर तालिबान को कोई मदद कर रहा है तो ये बात छिपी हुई नहीं है कि वो है पाकिस्तान और चाइना। जी जी, ठीक है। कैप्टन खरब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से भी वरिष्ठ पत्रकार रजा फैसल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रजा साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। रजा साहब जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें देख रहे हैं, ये हम अफगानिस्तान में किस तरीके से टेलीविजन चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पर तालिबान कब्जा कर रहा है, तमाम जो महिलाओं की लिस्ट मांगी जा रही है, महिला पत्रकारों को काम करने के लिए मनाही, एक तरीके से फरमान जारी कर दिया जा रहा है, इस तरह की जो बातें अभी तक सामने आ रही हैं, क्या इस अफगानिस्तान को देख करके रजा फैसल कहीं से भी खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, या उन्हें भी अफसोस है पूरी दुनिया की तरह? देखिए मैं बात करूंगा मेजॉरिटी ऑफ अफगानिस्तान की, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। वो लोग जो कि चंद हजारों में हैं, जो कि इंडिया के आगे बिके हुए थे और अमेरिका के आगे बिके हुए थे, और वो वहां पे ये तोलो न्यूज और इस तरह की चीजें खोल के बैठे हुए थे और पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते थे। मैं उनके हक में बात नहीं करूंगा, मैं मेजॉरिटी अफगान अवाम के हक में बात करूंगा। लेकिन ये फुटेजेस देख के जिसमें मैं आप जो बात करेंगे उससे पहले मैं आपको काउंटर करना चाह रहा हूं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे मेहमान हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपका ये सोर्स क्या है? आप कहां से ये बोल रहे हैं कि अमेरिका के हाथों बिके हुए थे और पाकिस्तान के हाथों बिके हुए, इंडिया के हाथों बिके हुए थे? नहीं, मैं उसके आगे कैसे बढ़ूंगा? अगर आप ये कहेंगे कि कुछ लोग इंडिया के आगे बिके हुए थे, तो मैं इस टर्म को, इस कोट को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा एज एन इंडियन। क्यों नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे? क्यों नहीं आप एक्सेप्ट? तो मैं ये कहूंगा कि मैं ये कहूंगा कि तालिबान जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान के इशारे पर कर रहा है। तभी तो ISI के सारे कैदियों को छोड़ दिया गया। खेल रचा रहे थे, इसीलिए कुलभूषण जाधव जैसे लोग यहां से पूरी दुनिया देख रही है सर। जाते थे रजा फैसल साहब, पाकिस्तान का ये खेल पूरी दुनिया देख रही है। दे रहे थे। माफ कीजिएगा, ISI के तमाम आतंकियों को छोड़ता है तालिबान। क्यों छोड़ता है तालिबान? अब ISI के सभी आतंकवादियों को क्यों छोड़ता है तालिबान? अफगान आपने उसकी अफगान असल अवाम जो है वो तालिबान है। तालिबान ने 20 साल अपनी जंगे आजादी लड़ी है। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है अफगानिस्तान में। जब तालिबान आए हैं काबुल में तो किसी ने उनको नहीं रोका। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि उनको अवाम ने नहीं रोका। अगर वो अवाम ही नहीं रोकेगी तो फिर ऑब्वियसली फिर वो जो कुछ करना चाहेंगे वो करेंगे। उसकी वजह यह है कि अवाम को पता है कि वो 20 साल ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ते रहे, अमेरिकन के खिलाफ लड़ते रहे। मत भूलिए कि अमेरिकन जो थे वो ऑक्यूपायर्स थे, जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था, उनके खिलाफ तालिबान लड़ रहे थे ना। तो जब उनके खिलाफ तालिबान लड़ रहे थे उनका अवाम ने साथ दिया। अब अफगान अवाम और तालिबान पाकिस्तान के साथ क्यों है? ये आज से नहीं है, ये सदियों से हमारा आपस में भाईचारा है, सदियों से हमारा आपस में भाईचारा है, और इसीलिए वो आज भी हमारे साथ उनका बचाव डिफरेंट है। हाँ, जो लोग आपके आगे बिके हुए थे ना,
जो लोग आपके आगे बिके हुए थे, माफ कीजिएगा, मैं इस आपके कोट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तब भी कहूंगा, मैं तालिबान से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको छोड़ दे। मैं तालिबान से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको छोड़ दे, उनको कुछ ना करे। ये कर्नल साहब यहां पे बैठ के कह रहे थे ना कि गला काटेंगे और ये करेंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है आप कभी अफगानिस्तान गए? अगर आप अफगानिस्तान गए हैं, नहीं, तालिबान से मिले, रजा फैसल साहब, आप तो अपने ही चश्मे से देख रहे हैं ना। पूरी दुनिया जिस चश्मे से देख रही है, आप उस चश्मे से देख ही नहीं रहे। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है ना। आपने कहा ना कि ऑक्यूपाइड जो तमाम ऑक्यूपायर्स थे उनके खिलाफ अफगान आवाम थी, लेकिन जो लोग यूएस आर्मी के प्लेन पर लटक रहे हैं वो कौन है? अपनी जान पर खेल करके वो पहिए पर लटक रहे हैं, वो आम अफगानिस्तानी नहीं है क्या? कौन नजर आ रहा है आपको? वो पता कौन से अफगानी है? वो जो कि अपने ऑक्यूपायर के साथ जाके बैठे। बहुत बढ़िया। आप कौन से अफगानी, इस तरह के अफगानी और उस तरह के अफगानी में भी डिफरेंशिएट कर चुके हैं अफगानिस्तान के लोगों को भी। आप भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बिके हुए। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं। रजा फैसल साहब, बहुत वक्त दिया मैं आपको बोलने के लिए, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। कैप्टन खरब, रजा फैसल साहब जिस चश्मे से देख रहे हैं, जरा उनके चश्मे को ठीक कर सकेंगे क्या आप? जितना पाकिस्तान को अभी खुश होते देख रहा हूं, वो बहुत नासमझी है और पाकिस्तान को ये अगली दहलीज पे उनकी आ चुका है और ये एक सर्वनाश चलता आ रहा है। ये ऐसी थिंकिंग है जो कि पूरे जहां पे पहुंचेगी वहां पे पूरा सत्यानाश करती जाएगी। ये सिर्फ तालिबान अकेली एक फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं, ये बदहैशी और बिल्कुल अमानवीय अत्याचारों का एक सोच है जिसमें पाकिस्तान सींचता रहा है और अब पाकिस्तान के दरवाजे पे आ रही है। पाकिस्तान कितने दिन खुश रह पाएगा ये वक्त बताएगा आगे। और हिंदुस्तान को भी ये समझ लेना चाहिए कि इसका मुकाबला एक बड़े तरीके से करना होगा। पूरी दुनिया को इसके लिए जागरूक हो जाना पड़ेगा। अमेरिका की भी जिस तरीके से वो यहाँ से फौजें अचानक निकाल ली गई, हथियार और इक्विपमेंट, गाड़ियां और टैंक्स तक तालिबान के हवाले हो गई, ये बहुत बेहिसाबी से तरीका था, बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल था, गैर लेकिन कैप्टन खरब, जिस तरीके से रजा फैसल साहब कह रहे हैं कि इंडिया के प्रति बिके हुए लोग, और वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो आम नागरिक हैं वो अमेरिका के खिलाफ थे, लेकिन क्या उन्हें ये दिख नहीं रहा है कि आम अफगानी ही अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका के इस प्लेन पर सवार हो रहा है, अपनी जान को जोखिम में डालकर? पाकिस्तान को शुरू से जेलसी रही है। पाकिस्तान ये जानता है कि अफगानिस्तान के रिलेशंस हिंदुस्तान से हमेशा बहुत बढ़िया रहे हैं और इतने बढ़िया रहे हैं कि फ्रंटियर गांधी जो कहे जाने लगे थे और जो खान अब्दुल गफ्फार खान के जमाने से गांधी के साथ में जो कंधे से कंधा मिलाकर चले थे और हिंदुस्तान ने उस समय खिलाफत मूवमेंट का साथ दिया था। हिमाचल ये सारे के सारे तालिबान ये समझ ले, पाकिस्तान ये समझ ले। रजा फैसल साहब, इस मुस्कुराहट को बचा के रखिएगा। मैं उम्मीद ये करूंगा कि आपकी मुस्कुराहट बरकरार रहे, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि अब आपकी चौहद्दी पर, आपके मुहाने पर भी तालिबान आ चुके हैं और आपके ही तमाम पूरे पाकिस्तान में तमाम न्यूज चैनल्स में, तमाम टीवी चैनल्स में जो महिला पत्रकार आपकी बातें करती हैं ना, आपके देश की, आपके प्रधानमंत्री की बातें करती हैं, उन पर भी कहीं बैन न लग जाए, क्योंकि सबसे पहला काम तालिबान ने यही किया है। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी मौजूद हैं। संजीव, देखिए, रजा फैसल साहब को तो ऐसी खुशी हो रही है, पूरी दुनिया उनका चेहरा देख रही है। ऐसा है कि जब लोग प्लेन से गिर रहे हैं, टपक रहे हैं, मर रहे हैं, उस पर रजा फैसल साहब जैसे लोग हंस रहे हैं और कहीं ना कहीं वो किस चीज का परिचय दे रहे हैं मैं शायद बोल भी नहीं पाऊंगा। देखिए, ये फैसल साहब की गलती कहाँ है? जिस पॉलिटिकल कल्चर को वो बिलोंग करते हैं वो उसी की बात करेंगे ना, उनको उनकी गलती तो है नहीं। ये पॉलिटिकल कल्चर प्रमोट किया गया पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में पिछले 20 साल, जिसको वो जंगे आजादी कहते हैं, वहां पर वो अपने ही देश के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। पख्तूनों को उन्होंने भड़काया और उनको तालिबान के फोर्स के रूप में तैयार किया।
उनकी फंडिंग करी पाकिस्तान ने, उन्हें मिलिट्री लॉजिस्टिक दिए, यहाँ तक जब वो घायल हो गए तो उनका इलाज करवाया, और दूसरे देश की स्टेबिलिटी को उन्होंने खत्म किया। एक तरफ अफगानिस्तान में मुश्किलें पैदा करना, दूसरी तरफ भारत में मुश्किलें पैदा करना, देखिए ये शगल है पाकिस्तान का, और उसी पॉलिटिकल कल्चर की दुहाई दे रहे हैं हमारे मेहमान। इसलिए बात हो रही है, वो पूछ रहे थे कि क्या आप काबुल गए? मैं गया हूँ काबुल, और मैंने देखे हैं वहाँ के हालात, आप लोग कैसे रहना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि रजा साहब 60 के और 70 के दशक के काबुल की तस्वीरें भी देखें। बेशक महिलाएं वहाँ लेबोरेटरी में काम किया करती थी, सड़कों पर चल रही होती थी, कॉलेजों में, अस्पतालों में काम कर रही होती, और आज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्या बना दिया है। वहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो कल पाकिस्तान में होंगी, याद रख ले। ठीक है संजीवनी, मैं आ रहा हूं, थोड़ी सी आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, उसे भी ठीक कराने की कोशिश करते हैं। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, रजा साहब के पास भी जाएंगे, लेकिन देवनाथ साहब, ये जो तस्वीरें हैं, देखिए हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि ये वाकई त्रासदी की तस्वीरें, ये विचलित करने वाली तस्वीरें। आप अंदाजा लगाइए कि लोग इसकी भी परवाह नहीं कर रहे हैं कि जैसा ये प्लेन ऊपर जाएगा उनकी जान चली जाएगी, और वो पहियों पर लटक रहे हैं। और देवनाथ साहब, इस पूरी तस्वीर पर, इस त्रासदी पर, लोगों के प्लेन से टपकने पर रजा साहब की चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, इसे बेशर्मी नहीं कहें तो फिर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा और पाकिस्तान का जो रजा साहब, मैं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा, आप पूरी बात कीजिएगा, आप मेरे मेहमान हैं, मैं मुहज्जब तरीके से ही आपकी बात कर रहा हूं, लेकिन जो आपका जेस्चर है, मैं उस जेस्चर पर भी अपनी बात बेबाकी से रखूंगा। मैं एक अच्छा मेहमान हूं, लेकिन आप एक अच्छे मेजबान नहीं हैं। आपने मुझे मिस कोट किया है, आपने मुझे ये कहा है कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट उसके लिए, हालांकि मैंने यहां पे आपको बोल के ये कहा है कि मैं बहुत ज्यादा अफसोस मुझे हो रहा है ये इनको देख के। हाँ, लेकिन अफसोस जाहिर नहीं हो रहा है सर, वो जाहिर होता है, वो जाहिर होता है। कैसी बात कर रहे हैं? सब लोग जो बात कर रहे हैं ना, उन तस्वीरों को देख करके हम सबके दिल में दर्द है और हम विचलित हैं, लेकिन आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, वो आप तो जीत का जश्न मना रहे हैं ऐसा लग रहा है। मेरी बात सुनिए, आपके कौन जश्न मना रहा है? मैं जश्न इस चीज का मना रहा हूं कि वो प्रॉक्सीज जो कि अमेरिकन और इंडियंस के हाथों पे खेल रही थी ना, उनका खात्मा हुआ है। अफगानिस्तान में, काबुल में उनका खात्मा हुआ है। अगर आप उन्हें अंडरलाइन कर दें। उसकी वजह यह है कि रॉ ने एनडीएस के साथ मिलकर जो खेल रचाया हुआ था ना हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, वो खत्म हुआ है। वो खत्म हुआ है, मैं इस पे खुश हूं। तो आईएसआई जो खेल रचा रहा है उसका क्या? दिखा के आप ये फुटेजेस दिखा रजा साहब, उन आईएसआई जो खेल रचा रहा है, आईएसआई जो खेल खेल रहा है, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए फिर। Well, the field was open. The field was open. You were there as well. We did our work. You did your work. We won. You lost. Except कैप्टन देवनाथ, वो मान रहे हैं कि वी वॉन, वो ये कह रहे हैं कि हम जीते। आप ये समझ सकते हैं, सीधे एक्सेप्टेंस है। रजा साहब सीधे कह रहे हैं कि हम जीते। हम तो ये नहीं कह रहे कि हम हारे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम जीते। मैं इनके साथ एकदम सहमत नहीं हूं। भारत ने कभी भी अफगानिस्तान में किसी भी नेगेटिव दिशा से काम नहीं किया। भारत ने पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में जो भी काम किया वो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ किया। 400 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हमने बिलियंस ऑफ इंडियन रुपीस खर्च किए हैं। जी जी, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग हमने बनाई। अफगानिस्तान के दूर दराज क्षेत्रों में भारत ने अपने पैसे से अस्पताल खोले, स्कूल खोले, महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष खास ध्यान से महिलाओं के लिए स्कूल और कॉलेज पे व्यवस्था की गई। हिंदुस्तान ने कभी भी अफगानिस्तान का इस्तेमाल पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं किया। हम क्यों करें? हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकाबले 5 गुना बड़ा देश है। हम बहुत खुश हैं। हिंदुस्तान की आबादी टेक्निकली, इंटेलिजेंटली बहुत ही हाईली क्वालिफाइड। ठीक है, मैं सर आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक बार संजीव, मैं आपके पास आना चाहूंगा दोबारा से, क्योंकि इन सब में देखिए हम तमाम चीजों की बात तो कर रहे हैं, इस वक्त क्या हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खामोशी की बात भी कही जा रही है। कहा जा रहा है कि यूएन जैसा प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है,
कई बुनियादी सवाल पूछे जा रहे हैं और इस बीच यह भी खबर आ रही है कि यूएन की मीटिंग है, इसको लेकर के इस पर भी बातचीत होगी। जरा इसके बारे में आप कुछ इनपुट दे पाए। देखिए, यूनाइटेड नेशन की आज इस पूरे मसले पर, अफगानिस्तान के मसले पर एक बैठक होने जा रही है भारतीय समय के अनुसार 7:30 बजे, और हमारे विदेश मंत्री वहां मौजूद होंगे। आप जानते हैं हम इस पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हैं, तो जाहिर है हम चर्चा करेंगे। पर यूनाइटेड कर क्या पाता है? सवाल तो ये भी उठता है कि दो मानवीय त्रासदी आज हमें काबुल एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ रही है, क्या फौरी हल कोई है? यूनाइटेड नेशन के पीछे सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है। अमेरिका तो खुद ही भाग रहा है वहां से, और ऐसे में जाहिर है पाकिस्तान जैसे देश जो हैं वो भी कंट्रोल कर रहे हैं वहां चीजों को, और अमेरिका भाग रहा है, तो हालात थोड़े बदल गए हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। मैं आपसे बात इस वक्त कर रहा हूँ तो मेरे पास जानकारी ये है कि रूस ने कहा है कि कल हम तालिबान से मुलाकात करेंगे। रूस के एम्बेसडर जो काबुल में हैं, उन्होंने कहा है कि वो तालिबान के एक ऑफिसर से मुलाकात करेंगे। रूस ने यह भी कहा है कि उन्हें राजनयिक संबंधों को अभी तोड़ने की कोई जल्दीबाजी नहीं है, न रिकॉग्नाइज करने की जल्दीबाजी है, यानी कि रूस पॉजिटिव है। चीन ने कहा है कि उन्हें राजनयिक संबंध रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ईरान ने कहा है कि हमें तो नेबरली रिलेशन रखना है अफगानिस्तान के साथ। तो तालिबान को पिछली दफा तो ये जो बातें कही जा रही हैं, क्या ये माना जाए कि तालिबान की हुकूमत को भी एक्सेप्ट कर लिया गया इन लोगों की तरफ से? मैं आऊंगा, लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री का बयान आया है पाकिस्तान के अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अफगानिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं और तालिबान की जो हुकूमत एक बार फिर से कायम हुई है, उसको लेकर के यह बयान दिया है और कहा है कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। गुलाम कौम कुछ नया नहीं कर पाती है, सीधे तौर पर तालिबान का समर्थन। अब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़ेनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़ेनी गुलामी है। ज़ेनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़ेनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, एक गुलाम ज़हन, क्योंकि दुनिया में जो ऊपर जाते हैं वो सिर्फ इनोवेशन या ओरिजिनल थिंकिंग जाती है। रजा फैसल साहब, मैं आपके ही पास आना चाह रहा हूं, इस पर रिएक्शन आपका क्या है? सीधा मैं सबसे पहले चाहूंगा आपसे। देखें, रिएक्शन वही है जो कि मेरे प्राइम मिनिस्टर का है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि अमेरिका ने उनको गुलाम बनाया हुआ था, उनके ऊपर धौंस और धांधली से यहां पे वो बैठा हुआ था, और उसके साथ उसके जो एलाइज, एंड आई मस्ट से कि इंडिया वाज द प्रीमियर एलाई ऑफ अमेरिका इन काबुल, इन अफगानिस्तान। तो अब ऑब्वियसली उन्होंने वो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। रास्ते में तालिबान को अदरवाइज 75,000 तालिबान और 3,80,000 अफगान ANA, उनका आपस में क्या जोड़ था? क्यों हुआ ये इसी वजह से हुआ क्योंकि जो तालिबान हैं उनको हर एक जगह पे वेलकम किया गया, अवाम उनके साथ थी, और हमें भी अब ये लार्जर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द रीजन हमें करना ये चाहिए कि हमें भी उनके साथ बैठना चाहिए। एक सवाल है, मैं तो इंडिया से भी कहूंगा, काउंटर है, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, आपको चेंज करें, आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन अगर आप इसको गुलामी कह रहे हैं कि गुलामी से आजादी है, तो फिर 1996 से पहले अफगानिस्तान आजाद था, या फिर 96 से 2001 तक गुलाम था, या फिर 2001 के बाद से लेकर 2021 तक गुलाम था? जरा इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए। तस्वीरें आपके भी जहन में होंगी अफगानिस्तान में 60 के 80 के दशक की भी, और 90 के दशक की भी। देखिए, जब सोवियत गए 88 में, जब सोवियत वहां से गए, तो उसके बाद ऑब्वियसली सिविल वॉर थी, आपस में लड़ रहे थे, वो अवाम के लिए प्रॉब्लम्स थी, पाकिस्तान के ऊपर बर्डन पड़ा उस वक्त, और क्योंकि वहां से रेफ्यूजीज आए। लेकिन 1996 में जब उन्होंने अपनी हुकूमत डिक्लेयर की, तो पार्शली वहां पे
सिविल वॉर थी कुछ जगहों में, लेकिन उसके बाद यह है कि 2001 में पोस्ट 9/11 ऑब्वियसली उनके ऊपर वो काबिज हो गए ना, अमेरिकन आए, फिर एलाइज आए, फिर सबने उनके ऊपर कब्जा किया। और जो अभी हुकूमत थी 20 years अब्दुल गनी साहब की जो हुकूमत थी, वो एक स्टूपिड हुकूमत थी, वो एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट थी। किधर गई, कहां गई? जब अवाम सामने आई, बाहर आई, तो कहां गया? कोई ऑनरशिप नहीं अफगानिस्तान की, कोई ऑनरशिप नहीं काबुल की। कैन यू फाइंड हिम? क्या मुझे आप बता सकते हो किधर बैठे हैं? ओके, ठीक है। मैं इस पर मैं खरब साहब, मैं चाहूंगा कि आप जरा जवाब दें रजा फैसल साहब को। कह रहे हैं कि पहले अफगानिस्तान गुलाम था और अब आजाद हुआ है। मैं आ रहा हूं देवनाथ जी, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन कैप्टन खरब देवनाथ जी आपके पास भी आ जी जी पहले अगर गुलाम था, मतलब जितनी भी तरक्की हुई, जितना भी डेवलपमेंट का काम हुआ और जितनी भी खुशहाली लाने का एक डिस्ट्रॉयड स्टेट को रिहेबिलिटेट करने के जो काम हुए वैश्विक स्तर पर, और इंडिया का उसमें बहुत ज्यादा योगदान है, इतने डैम बने, इतनी सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पे लॉन्च हुई, उनका सबका वो सारी तहस नहस कर दी जाएंगी। इसका मतलब अभी अगर वो गुलामी की चीज है, गुलाम थे वो, तो ये इसका मतलब डेवलपमेंट क्या आजादी से कौन सी डेवलपमेंट लाएंगे? ये कौन सी डेवलपमेंट लाएंगे? एक सिर्फ औरतों का निकलना घरों से बंद कर दिया जाएगा, उनकी शिक्षा बंद कर दी जाएगी, कोई एजुकेशन का हक नहीं होगा औरतों को। नहीं, मैं इस पॉइंट पर जरा सा रजा फैसल साहब के पास जाना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं खरब साहब। रजा फैसल साहब, बार बार तालिबान के बारे में कहा जाता है शरिया लॉ, ठीक है, शरिया लॉ के बारे में कहा जाता है, लेकिन आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि शरीयत में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि औरतों को तालीम नहीं होनी चाहिए। आप भी जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बाकायदा जो अहलिया थी वो भी एक बहुत दानिश्वर बिजनेसमैन थी, लेकिन फिर तालिबान इतना ज्यादा जहनी तौर पर उन्हें दबा क्यों रहा है? क्यों लिस्ट मंगाई जा रही है? क्यों महिला पत्रकारों पर अभी से ही बैन लगा दिया गया? क्यों महिलाओं का घर से निकलना बंद कर दिया जाता है? महिलाओं पर इतने जुल्म क्यों उठाए जाते हैं? 15 साल से ऊपर और 45 साल से नीचे की महिलाओं की लिस्टिंग की जा रही है, क्या है? तो यह है कि कैप्टन खरब को मैं ये बताना चाहता हूं कि वो तालिबान के बारे में उनके पास जो इल्म है वो बहुत नाकस इल्म है, बहुत छोटा सा इल्म है। आप खरब साहब की बात के साथ साथ मेरी बात का भी तो जवाब दीजिए। आप शरिया कानून की जब बात करते हैं तो क्या शरिया कानून में औरतों को इस तरीके से बांधकर उनको जहनी तौर पर पूरी तरह से कैद करके रखना कहा गया है? अरे इस्लाम में तो बाकायदा जब निकाह होता है तो पहली रजामंदी महिला से ली जाती है। और अगर आप तालिबान को सुने, तालिबान के बयान सुने, जाके तालिबान को, आज की जो तालिबान है उनको, उनसे जाके बात करें, आप उनको ऑनलाइन लें, उनसे बात करें, वो आपको कहेंगे कि हम किसी औरत को हम पढ़ने से नहीं रोक रहे, किसी औरत को हम जॉब करने से नहीं रोक रहे, उनको बुर्का बेशक वो ना पहने लेकिन अपना कवर करें अपने आप को। ठीक है, जैसे ठीक है, अगर वो ये कह रहे हैं, मेरे भी कल्चर में है, मेरे भी कल्चर में है ये। रजा फैसल साहब वो कह रहे हैं, वो सामने आकर कैमरे पे ये कह रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है ना कि इस वक्त भी अभी उन्हें हुकूमत में आज 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही महिला पत्रकारों पर बैन लगा दिया गया। ये बात की हकीकत है या नहीं है? अगर लगाना था सभी पत्रकारों पर लगाते। इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हां मुझे इस बारे में पता है कि उन्होंने औरत के काम करने पे पाबंदी नहीं लगाई। देवनाथ साहब और खरब साहब, मैं चाहूंगा इस पर आप जल्दी से रिएक्शन दें। देखिए, मेरे दोस्त पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि हामिद करजाई साहब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे और उनके बाद अशरफ गानी जी को भी अफगानिस्तान की जनता ने चुनकर प्रेसिडेंट बनाया था। अगर तालिबान की पहुंच पूरे अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक लेवल पे देखी जाए तो 0 है, 0। तालिबान में सिर्फ 70 से 80 हजार लड़ाके हैं जो कि हाथों में हथियार लेकर, बाकी पीसफुल
अफगानिस्तान के लोगों खराब को साहब जल्दी लास्ट रिएक्शन आपका, लास्ट सेंटेंस, क्योंकि मुझे फिर वाइंड अप करना है। जी हाँ, मैं ये चाह रहा हूं कि रजा साहब ये बता दे जाते जाते, ये जरूर बता के कैसा साहब आ रहा जाए हूं? कि क्या पाकिस्तान चाहेगा इसी ढंग का ये सब दस्तूर अपनाना पूरे पाकिस्तान में? आप भी लागू बिल्कुल करना ठीक बात। चाहेंगे? कल से ठीक है, लागू कर रजा दीजिए, साहब बता इमरान दीजिए खान को जल्दी से बता कि दीजिए जो चीज, पूरे जो रूल और रेगुलेशंस आज अफगानिस्तान में नाफिज हैं, क्या आप चाहेंगे कि वही सब कुछ पाकिस्तान में भी नाफिज हो जाए? आप एक्सेप्ट करेंगे? फाइनल रिएक्शन। देखिए पाकिस्तान में वो पहले से ही नाफिज है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। मुझे नहीं पता कि आप कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं तालिबान का अपने व्यूअर्स को। यू नीड टू चेंज इट नाउ, यू नीड टू चेंज इट। वो बहुत ज्यादा अच्छा, अब आप रिफाइंड बताएंगे, लोग ठीक हैं। है। आप उनको जाके स्टडी कीजिए, आप स्टडी कीजिए उनको जाके। बिना स्टडी किए ये बातें हो ही नहीं रही हैं। अच्छी तरह से स्टडी की हुई है, लेकिन बात वही है कि जब जाहिर करने का और देखने का नजरिया ही अलग हो, अलग चश्मे से देखा जाए, तो फिर उसी चश्मे के हिसाब से नजर आएगा। बहरहाल आप सभी मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान के क्या हालात हैं, उसका मुस्तकबिल क्या है, वहां से जो हृदय विदारक और बहुत ज्यादा खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन आगे भी क्या अपडेट है, न्यूज 24 पर लगातार उसकी बड़ी कवरेज जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।